क्लैमाइडोस्पोर पढ़ाए थे और ओइडिया पढ़ा दिया था, 4 पढ़ा दिए थे। अब 5वें नंबर पर आते हैं, 5th वन इज कोनिडिया। देखो ये जो हमारे 5th है, दे आर कोनिडिया। अब देखो कोनिडिया होते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया, ये अभी मैं लिखवा दूंगा, ये पाया जाता है पेनिसिलियम नोटेटम में, पेनिसिलियम नोटेटम। अच्छा देखो कोनिडिया में क्या होता है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, अब तो आप समझने भी लगे होंगे कि कोनिडिया में इस तरह से एक बॉडी होती है ना, जिसमें कोनिडिया लगते हैं, इसीलिए इन बॉडीज को हम कहते हैं कोनिडियो, क्या बोलते हैं, कोनिडिया बेयर करने वाली बॉडी को क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। वेरी राइट, कोनिडियोफोर बोलेंगे। 4 मींस होता है बियरिंग बॉडीज, है ना, तो किसी भी चीज की को बियर करने वाली बॉडी को हम कोनिडियोफोर बोलेंगे। तो किसी भी हाइफा से, है ना, लगे हुए, ये इस तरह से कोई हाइफा है और इसी हाइफा से कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक हाइफा था। इट मे बी सेप्टेट, इट मे बी एसेप्टेट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप और क्लास ऑफ फंजाई, इतना आप समझ चुके होंगे। तो मान लेते हैं कोई सेप्टेट हाइफा था, इसमें क्या होता है, ये एक ऊपर से एक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया और ये कोनिडिया बियर करने वाली बॉडी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। अब इस कोनिडियोफोर में, अब देखो स्पोर्स बाहर की तरफ बनते हैं, तो हम आप पढ़ चुके हैं कि वो स्पोर्स जो बाहर की तरफ बनते हैं, आउटर साइड बनते हैं, उनको हम एक्सोस्पोर्स बोलते हैं ना, सॉरी। तो देखो इसमें इस तरह से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एक ये स्पोर बड़ा सा बन गया ना, बड़ा सा स्पोर बना, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, एक ये बन गया, इसी के ऊपर इससे छोटा एक और बन गया, है ना, फिर इससे एक और छोटे साइज का बन गया, ठीक है, ये इसके ऊपर बन गया, इसके ऊपर फिर एक और इससे छोटे साइज का स्पोर बन गया, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से स्पोर्स बाहर की तरफ और चारों तरफ बने हुए होते हैं। अब आपको डायग्राम से शायद याद आ गया होगा, आपने देखा जरूर होगा कहीं कहीं इसका डायग्राम बना हुआ, ठीक है, ये स्पोर बन गया, फिर और थोड़ा छोटा सा स्पोर बन गया। तो नीचे वाले जो स्पोर्स होंगे, एक के ऊपर एक स्पोर्स बनते हैं, इन स्पोर्स को हम कोनिडियो स्पोर्स बोलते हैं ना। और कोनिडियो 4 के ऊपर इस तरह से स्पोर्स ये अरेंज रहते हैं, ठीक है, ये और छोटा वाला इसके ऊपर बन गया, ये इस तरह से स्पोर बन गया, ठीक है, और छोटा सा इसके ऊपर बन गया, इस तरह से बहुत सारे स्पोर्स इसके ऊपर बन जाते हैं ना। तो आप समझ लीजिए इस तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, इन स्पोर्स को हम कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, है ना, सॉरी कोनिडियो स्पोर बोलते हैं। कोनिडिया, अब आप देख रहे हैं ये एक्सोजिनस स्पोर है, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, बाहर की डायरेक्शन में इनका फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इन्हें एक्सोजिनस स्पोर्स बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। और ये कब बनते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक। किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा, ये मोस्टली कैसे हैबिटेट में, हाँ ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं और ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं मैत्री, ठीक है। सो दे आर कोनिडियो स्पोर। अब देखो बाहर की ओर बने हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस स्पोर है ना, दे आर एक्सोजीनस स्पोर। नोट करिए सबसे पहली बात। अब देखो ये नॉन मोटाइल है, इस तरह से ब्रेक होकर के ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे और फिर यही फिर कहीं पे गिर जाएंगे जाकर के, और गिर करके जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करके नए माइसीलिया का फॉर्मेशन कर देंगे और यहाँ पे नए फंजाई के माइसीलिया, पहले हाइफा बनेगा, हाइफा बहुत सारे हाइफा ग्रो कर जाएंगे और माइसीलिया का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे फर्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉन मोटाइल, दे आर नॉन मोटाइल exogenous spore, they are non-motile exogenous spore. Next point, they develop through obstruction, they develop through, ये मोस्टली कैसे है, अच्छा मैंने बताया ना मैत्री, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बनते हैं, सिर्फ मॉइस्चर की जरूरत होती है और अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मतलब ये सॉइल के ऊपर फॉर्मेशन इनका होता है, ठीक है, सॉइल के ऊपर, किसी रोड एंड वुड के ऊपर, बट मॉइस्चर होनी चाहिए जहां पे इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो नोट करेंगे
दे डेवलप थ्रू एब्स्ट्रिक्शन। एब्स्ट्रिक्शन क्या होता है? देखो, एब्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है इस तरह से, ये वो यहाँ पे बाहर की तरफ बल्ज आउट हुए, है ना, वॉल बल्ज आउट हुई, और बल्ज आउट होने के बाद ये सा कट गया, इससे कट के अलग हो गया, ये सा कट के इससे अलग हो गया, ये सा कट के इससे अलग हो गया, तो इसको बोलेंगे एब्स्ट्रिक्शन। सो दे डेवलप थ्रू एब्स्ट्रिक्शन एट द टिप्स, और एट द टिप्स मतलब ऊपर की तरफ, एट द टिप्स और साइड ऑफ, और साइड ऑफ मतलब या तो अपर पार्ट में डायरेक्शन में, और साइड ऑफ एस्पेशल हाइफा, एस्पेशल हाइफा called called conidiophore, called conidiophores, called conidiophores। सर जी सर वो बड़े वाले को भी कोनिडियोस्पोर ही बोलते हैं जो हाँ मेन। सब, ये एक्चुअली क्या ना होता है, ये मतलब धीरे धीरे जो पहले बना वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है ना, तो इन सबको कोनिडियो, इस वाले को देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक है, ये पूरा पार्ट एक है, इसको हम पूरे को कोनिडियोफोर बोलते हैं, ये स्फेरिकल वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये एक स्पेशल हाइफा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कोनिडियोफोर बोलते हैं। तो देखो, कोनिडियो का मतलब जहां पे फोर वर्ड लिखा हो ना, फोर PHORE, फोर का मतलब होता है बियरिंग, ठीक है, कोनिडिया को बियर करने वाला कोनिडियोफोर, लिखा होगा स्पोरेंजियोफोर, मतलब स्पोरेंजिया को बियर करने वाला, ठीक है। तो ऐसा ये स्पेशल जो हाइफा होता है, इसको हम कोनिडियोफोर बोलते हैं। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, गुड। तो अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अगला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोनिडियोफोर भी पूछा गया और एस्कोस्पोर से मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क ये है। और एस्कोस्पोर के बारे में एक बात और बताऊं, जो स्कूल में टीचर भी खूब पूछते हैं, है ना, एस्कोमाइसिटीज का एक पिक्यूलियर है। और एस्कोस्पोर्स में आपको बता दूं, वो फंगस जिनको हम आप खाते हैं, एग्रीकस जैसे हो गया, इन सब में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है या एस्कस का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं, 6 नंबर पे आ जाते हैं एस्कोस्पोर। हाँ क्वेश्चन, हाँ आमना पूछो पूछो। मशरूम, हाँ हाँ मशरूम वही सर होता है जी। सर अभी आपने मैत्री को बताया कि वो जो सेंटर में मेन जो सर्कल बना हुआ है वो भी कोनिडियोफोर है या वो खाली कोनिडिया है? कोनिडियोफोर है वो आमना, कोनिडियोफोर है ना, ये अच्छा कोनिडिया को बियर करने वाला। तो यहाँ पर तो एक्चुअली क्या है ना कि ये मैंने जैसे कनेक्ट कर दिया, ये तो ऐसा ही स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो इनफैक्ट एक्चुअली ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं अलग से बनाकर दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी के चक्कर में मैंने बना दिया उसे ग्राफिक से, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होता है। और ये हिस्सा इससे अलग नहीं होता, ये ऐसा होता है, क्लब शेप, है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, यहां से लेकर के यहां तक के पूरे स्ट्रक्चर को, इसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं, ये कोनिडियो को बियर करता है। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं कोनिडियोफोर। क्लियर है? ओके सर थैंक यू। वेलकम। ठीक, तो इसके ऊपर ये ग्रो कर जाता है, कोनिडिया बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया एस्कोस्पोर, है ना। अब देखो एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं। एस्कोस्पोर्स, अब देखो भाई लोग, एस्कोस्पोर क्या होते हैं। एस्कोस्पोर, एक बात याद रखना, जनरली किसी भी एस्कोमाइसिटीज के फंगस के अंदर या किसी भी एस्को फोर के अंदर, एस्कोफोर के अंदर एस्कोस्पोर्स इन जनरल 8 ही पाए जाते हैं। तो जनरली इनके नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर पे मिलेंगे आपको, 6 और 8, बट इन जनरल आप समझिए इनके अंदर 8 के आसपास पाए जाते हैं एस्कोफोर्स, है ना। तो इन्हीं के अंदर इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, इस तरह से इनके अंदर ये इसको स्पोर्स होते हैं। और इसको स्पोर, इसको अब इसको 4 में बना के दिखाता हूं पहले। तो ये हो गया हमारा हाइफा के बेस से नीचे निकल करके आता है ये जो इसका बियरिंग स्ट्रक्चर, जिसको आप इसको 4 बोलते हो। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते क्या है, जिस कवरिंग के अंदर बंद होता है, इसको बोलते हैं एस्कस। और एस्कस के अंदर पाए जाते हैं एस्कोस्पोर।
ये इसको स्पोर्स होते हैं, तो नोट कर लीजिए। अच्छा एक बात और बता दो, आप में से किसी ने मेरे से क्वेश्चन ही नहीं किया कि सर ये 8 ही क्यों बनेंगे? बताओ भाई, 4 क्यों बनेंगे, 8 क्यों बनेंगे? कोई बता सकता है क्या? एडेप्टेशन होगा शायद। अच्छा, आज 4 बनने का एडेप्टेशन, उसमें 4 बनने में क्या मजा आ रही है तस्वीर है? बोलो बोलो, बाकी लोग बताओ भाई। अलीना बताओ, आयुष तुम भी आके बताओ। हाँ मैत्री कुछ बता रही हो, बताओ 8 क्यों बनते हैं? देवांशी, आमना, सर वो मियोसिस करके हाँ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है? मैत्री मैत्री मैत्री। अरे क्या बात है, क्या बात है, अरे बड़ी स्मार्ट लड़की भाई। हाँ बोलो बोलो बोलो, गुड गुड, वेरी गुड, सही बताया तुमने। ये म्योस्पोर्स हैं ऑब्वियसली यार, म्योस्पोर्स मियोसिस के थ्रू बनेंगे, है ना? समझो सिंपल सी बात है, अगर एक सेल से 4 बनेंगे, 4 ऐसे होते ना, फिर दोबारा मियोसिस हो गई, है ना? एक से तो कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। सिंपल सी बात है, अगर 4 के मल्टीपल में बन रहे हैं तो मियोसिस से ही बने होंगे। अगर हम लॉजिकल बात करें तो भी इस बात का हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है? ओके, तो ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं, मतलब मैंने आपको बताया था कि मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू जो जो बनते हैं उनको हम मियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक? मियोस्पोर, मियोस्पोर्स, ठीक है? तो नोट करिए, दे आर नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स। फर्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड, Sir, please repeat, sir. हाँ श्योर, दे आर नॉन मोटाइल मियोस्पोर्स, full stop. Next point, they are produced inside a special sac. They are sac मतलब pocket. They are produced inside a special sacs called ascus. A special sacs called ascus. ठीक है? Ascus is singular term, है ना? Next point. A ascus often contain ascus often contain 8 ascospore. Ascus often contain 8 ascospore. Full stop. सर 1 मिनट आप रिपीट कर देंगे वाला पॉइंट? हाँ ठीक है, नोट कर लो। Ascus often contain 8 ascospore. Next point. The reason behind Farheen, ये हेलो फरीन, माइक्रोफोन ऑन रहेगा आपका बेटा। हेलो फरीन, यस सर। माइक्रोफोन लगता है बेटा ऑन रहेगा आपका, ठीक है? नोट करो, नोट करते रहो, तुम लोग नोट नहीं कर रहे हो क्या है? सर ठीक है, हाँ देखो, सर हाँ बोलो 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 बोलो। ascus often contain, आपने उसके बाद क्या बोला था? 8 एस्कोस्पोर, तो उसके बाद है तो ना? कुछ नहीं। हाँ उसके बाद कुछ नहीं बना, लिखो ना उसके बाद, ठीक है? The reason behind 8 spores is that is important. The reason behind 8 spore is that meiosis is, the reason behind 8 spore is that meiosis is accompanied by
माइटोसिस। देखो मियोसिस इज accompanied बाय माइटोसिस। तो हुआ क्या होगा, एक स्पोर बना होगा, इस स्पोर में पहले हुआ रिडक्शन डिवीजन, मतलब मियोसिस। सर, लास्ट में तो आपने मियोसिस सर क्यों लास्ट में बिकॉज मियोसिस इज accompanied by meiosis is accompanied by माइटोसिस। फरहीन लिखो मेरे बच्चे, ये क्या हुआ, बात करने में बिजी हो गई है क्लास छोड़ के। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, फरहीन वीडियो ऑन है, वो सुन ही नहीं रही है। फरहीन बेटा वीडियो ऑन है। यस सर। वीडियो ऑन है, आपका वीडियो ऑन है। लिखो लिखो, तुम लिख नहीं रही हो लगता है, कहानी सुन नहीं रही है। लिखो बेटा, फूट जाएगा वरना। अच्छा अब इसका एग्जांपल, अच्छा पहले वाले का एग्जांपल तुम लोगों ने नहीं लिखा, पहले वाले का एग्जांपल लिखो। कोनिडियो 4 वाले का मैं एग्जांपल लिखवा रहा था। कोनिडियो 4 वाले का एग्जांपल जो मैंने बताया था पेनिसिलियम। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता हो उनको बता देता हूं कि दुनिया की पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई वो इसी फंगस की मदद से बनाई गई है ना, इसी फंगस से बनाई गई, जिसको आप पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, पेनिसिलियम पढ़ रखा है ना कुछ लोगों ने? पूरा नाम बताओ फिर अगर पढ़ रखा है। पेनिसिलियम, मैं पूरा नाम बताता हूँ, नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम वो पहला फंगस था जिसकी मदद से हमने पेनिसिलिन बनाई। दूसरा, ये एग्जांपल कोनिडियो 4 के हैं भाई, कोनिडिया के, ठीक है ना। दूसरा एस्परजिलस है ना, एस्परजिलस, ठीक। अच्छा ये इधर पे ये वाला जो है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर इसका भी आप एग्जांपल लिख लो। एस्कोमाइसिटीज के जितने मेंबर होते हैं, एस्कस बनता है इसीलिए इनको एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज क्लास के जितने भी फंगस होंगे सब में पाया जाएगा। समझ आ गया सबको? तो जी सर आप वो क्या समझा रहे थे, वो रिडक्शन डिवीजन एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, देखो ना मैं ये बता रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि देखो आपको मैंने बताया कि ये नंबर 8 क्यों होते हैं, वाई है ना। तो पहले एक सिंगल सेल था जिससे स्पोर बना, तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुआ। तो हमें ये पता है कि हमेशा रिडक्शन डिवीजन में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल बनती है ना। तो यहाँ पर कितनी सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स बनेंगी, है ना। और हमने ये लिखा है कि जब एस्कस का फॉर्मेशन होता है, एस्कोस्पोर का, तो मियोसिस इज ऑलवेज accompanied बाय माइटोसिस। एक बार मियोसिस होगी और एक बार होगी माइटोसिस, और माइटोसिस में हमेशा एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है ना। तो 4 से कितनी बनेगी? 8 बनेगी। तो यहाँ पर टोटल 8 एस्कोस्पोर्स बनेंगे। तो आखिर हमेशा इनके नंबर 8 क्यों होते हैं? 8 इसलिए होते हैं कि जब भी एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, पहले एक मियोसिस होती है और उसके तुरंत बाद एक माइटोसिस हो जाती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप स्कूल के लिए भी याद रखिएगा, कई बार एस्कोस्पोर या कोनिडियोस्पोर पूछ लिया जाता है। और दूसरा क्या है, नीट के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, किसी को कोई डाउट हो, प्लीज एकदम खुल के पूछिए, कहीं पे कोई डाउट नहीं है? सर बोलो खास पे। वो बाइनरी फिशन में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन में क्या फर्क होता है सर? दोनों होता है मेरे दोस्त, सिर्फ प्लेन का फर्क होता है। ट्रांसवर्स और देखो ट्रांसवर्स में क्या होता है, सिंपल है। ट्रांसवर्स में मैंने बताया था, हास्पेल तुम आजकल क्या हो रहा है, मतलब सर्वर तुम्हारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है आजकल बेटा, तुम इंडो चाइना रिलेशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। देखो ये देखो, इस तरह से हुआ तो कैसा हो गया, कैसा खास पे वर्टिकल है ना, और हॉरिजॉन्टल कैसा होगा? ये एक्चुअली ये भी याद रखना है, ये हमें यहाँ अमीबा में होता है, अमीबा में। तो अब अमीबा में जैसे ये कोई अमीबा है ना, और जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल में ऐसा होगा, एक अमीबा ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, है ना। तो इससे एक ऊपर बन जाएगी, एक नीचे बन जाएगी। इस वाले में क्या होगा, ऐसे फरो बनेगी, फरो बनने के बाद नीचे से दो सॉरी आई एम सॉरी नॉट अमीबा, पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है, तो 2 पैरामीशियम बन जाएंगे, है ना। तो पैरामीशियम में दोनों होते हैं, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता खास, पहले दोनों में न्यूक्लियस पहले डिवाइड करेगी, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर
ठीक है। सर सर एस्कोस्पोर्स में एंडोस्पोर होता है या फिर एक्सोस्पोर? एंडोस्पोर होगा बेटा। देखो आप सिंपल सी बात समझो ना, ये एक सेल के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर क्लोज है चारों तरफ से, तो कभी भी अगर क्लोज बॉडी के अंदर स्पोर बने तो एंडोस्पोर होंगे, है ना। तो एक प्लस Okay, sir. एंडोस्पोर। अब देखो इसको इसका अच्छे से क्या स्पोर ये इसका मदर स्पोर क्या कहते हैं? इसका मदर। हाँ, ये इसका मदर सेल ये होगी, ये वाली। ठीक है सर। इसको इसका मदर सेल बोल देंगे, ठीक है। ठीक, अब चलो आगे चला जाए। बेसिडियोस्पोर बताऊं? ठीक है, तो सबके डाउट क्लियर हो गए, राइट। तो मैं बोर्ड रिमूव करता हूं, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा जो है दैट इज 7th वन, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, ठीक। अब देखो बेसिडियोस्पोर में क्या होता है। बेसिडियोस्पोर में ये भी एक तरह के एक्सोस्पोर्स होते हैं, है ना। अब देखो कैसे होते कैसे। क्राउन टाइप एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से पहले एक स्ट्रक्चर बनेगा, गड़बड़ हो गया, ऐसा मान लो ऐसा क्लब शेप स्ट्रक्चर बनेगा, ये। तो पहले ऐसे क्राउन शेप स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कि हम लोग बेसिडियोफोर कहेंगे, और बेसिडियोफोर के ऊपर, है ना, इसी के ऊपर बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर इस तरह के ये बेसिडियोस्पोर बन गया। ये देखो इस तरह के स्पोर्स बन जाते हैं, इनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये एज यूजुअल ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम बेसिडियोफोर कहेंगे, है ना। तो देखिए ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है समझते जाओ। अब इस स्ट्रक्चर को हमने बोला बेसिडियोफोर। बेसिडियोफोर में भी हमने कई सारे पार्ट को डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट जो बेसिडियोफोर में ऊपर की तरफ निकल आता है, इस पार्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्ट्रिगमाटा, इसे कहेंगे स्ट्रिगमाटा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियम। तो बेसिडियोफोर का जो अपर पार्ट है ना, इसको हमने बेसिडियम कहा। इसके ऊपर जो क्राउन जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं उनको हमने स्ट्रिगमाटा कहा, और इसके ऊपर जो स्पोर्स लगे हैं, दीज स्पोर्स, दे आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर। अब देखो सिंपल सी बात है, ये निकले हुए कहां पे, बाहर की तरफ, है ना। इनका डेवलपमेंट एक्सटर्नली हुआ है, बॉडी के बाहर की साइड पे, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोर्स। और कोई डाउट? अच्छा, सिंपल सी बात है। इसीलिए ये इसका एग्जांपल क्या होगा, ये बेसिडियोमाइसिटीज में जिस क्लास में पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज फंगस की जो क्लास होता है उसका नाम ही बेसिडियोमाइसिटीज इसलिए है क्योंकि उसमें प्योरली बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। डन? तो नोट करो फिर। फर्स्ट पॉइंट, अगेन they are exospores. They are exospores. Next point, they are non-motile, वो तो दिख ही रहा है, meiospore. They are non-motile meiospore. They develop exogenously. They developed exogenously on a short outgrowth. They develop exogenously on a short. Hello, sir. Can you repeat this line again? Yeah, sure.
they develop exogenously, they develop exo सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो वीडियो फ्रीज हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, यस सर अब आई। अच्छा आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही है, क्या हो गया? Yes, sir. आवाज क्लियर है ना भाई सबको जो मैंने अभी बताया? नोट कर लिया ना सबने? नहीं सर नहीं किया नहीं था। सर, लास्ट पॉइंट नहीं किया। अच्छा नहीं मतलब स्ट्रक्चर डायग्राम तो नोट कर लिया था ना? यस यस। हाँ Yes, सर sir. डायग्राम कर लिया था। मैं डायग्राम की बात कर रहा हूँ, डायग्राम क्योंकि रिमूव हो गया वरना दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है दे डेवलप ऑन। नहीं सर लास्ट पॉइंट ये नहीं था ये सर। तो एक्सोजीनियसली ऑन शॉर्ट आउटग्रोथ के बाद। हाँ तो शॉर्ट आउटग्रोथ, ठीक है, ऑन क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, ऑन क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर called basidiomycetes। अब तुम लोग ये बताओ ईमानदारी से, सब स्पोर तुम्हें याद रहेंगे नहीं याद रहेंगे ये बताओ? याद कर लोगे सब लोग? एक और बचा हुआ है, ज्यादा नहीं, घबराओ मत, ठीक है। लेकिन फंगस में बहुत सारे स्पोर्स हैं और क्वेश्चंस स्पोर से आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको सभी तरह के, मैंने जितना पढ़ा है आपको इतने पे इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है। सर लास्ट वाले का पॉइंट आखिरी यही था। हाँ आखिरी पॉइंट यही था, ठीक है। और एग्जांपल था बेसिडियोमाइसीटीज। आप देखिए 8th लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ये 8वें टाइप का है ना, 8th टाइप का जो आपका एसेक्सुअल स्पोर है वो पढ़ लीजिए। अब जो 8th एसेक्सुअल स्पोर है वो सब स्पोर्स अभी तक हमने जितने सारे स्पोर्स पढ़े दे ऑल वर यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर्स, है ना। सभी स्पोर्स के अंदर एक न्यूक्लियस थी, ठीक है। अब ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बाइन्यूक्लिएटेड है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंगस ही एक ऐसा प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बाइन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। रीजन ये क्योंकि फंगस में कैरियो काइनेसिस हो जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस डिले हो जाती है इसकी वजह से, ठीक है। या कई बार हाइफा की फ्यूजन की वजह से भी हो जाती है, दोनों कंडीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स, कौन कौन से होते हैं? बाई न्यूक्लिएटेड स्पोर्स, है ना। अब देखो बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर्स में सबसे पहले हमारा आता है यूरिडोस एसिडियोस्पोर। अब देखो ये कैसे होते हैं, ये इस टाइप के स्पोर होते हैं। ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, है ना। इस तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं इनमें। अब बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन है मतलब सभी स्पोर्स में दो दो न्यूक्लियस पाई जाएंगे, ठीक है। तो बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर में सबसे पहला स्पोर है, इसको बोलते हैं एसिडियोस्पोर। दीज आर कॉल्ड एसिडियोस्पोर, ठीक है। दूसरा, कुछ स्पोर्स देखने में ऐसे दिखाई देते हैं टाइप के। सर रिपीट। जी हाँ, तो देखो मैंने आपसे बताया कि ये सब बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर है। बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर में पहला जो टाइप बताया बाइन्यूक्लिएट के अंदर जो मैंने आपको फर्स्ट टाइप बताया दैट वाज एसिडियोस्पोर। इसमें इस तरह के ये हेक्सागोनल स्पोर्स पाए जाते हैं, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं। दूसरे नंबर पर इस तरह के स्पोर्स होते हैं, ये एक सिंगल स्पोर होता है लेकिन इसकी जो वॉल्स होती हैं ये कुछ स्पाइनी टाइप की वॉल्स होती हैं, स्पाइन्स टाइप के स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं वॉल के अंदर, है ना।
इसको डाइकैरियोटिक स्टेज भी बोल सकते हैं। हाँ, इसको हम ना डाइकैरियोटिक स्टेज बोल सकते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज वो ही बोलेंगे इसको, है ना, ये डाइकैरियोटिक स्टेज ही है, बिल्कुल बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, ये दूसरा स्पोर जो है ये सिंगल स्पोर होगा, लेकिन इसमें भी डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाएगी, मतलब 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो दूसरा जो बाई न्यूक्लिएटेड स्पोर है उसको हम बोलेंगे, ये जो है इनको हम यूरिडोस्पोर बोलते हैं, यूरिडोस्पोर, ठीक है। इन्हीं में एक और बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जो दूसरा बाइन्यूक्लिएटेड स्पोर है वो ऐसा है, ये 2 स्पोर एक साथ पाए जाएंगे इस स्ट्रक्चर में, दोनों ही बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं और दोनों ही स्पोर्स एक कॉमन कवरिंग के अंदर बंद होते हैं। इस तरह की कॉमन कवरिंग है जिसके अंदर ये दोनों स्पोर बंद होते हैं। इनको हम लोग टेल्यूरोस्पोर बोलते हैं, थर्ड टाइप वाले, दे आर कॉल्ड टेल्यूरोस्पोर। अच्छा, आप में से अगर कोई बता सकता है कि तीनों स्पोर किसमें पाए जाते हैं? बेसिडियोमाइसीटी। किसमें बेसिडियो, किसमें? शायद यूरेडियोस्पोर बेसिडियोमाइसीटीज में पता है ना सर? बेसिडियोमाइसीटीज? हाँ जी। ना भाई, हम ना डाइनोफ्लैजिलेट जैसा स्ट्रक्चर, हाँ फ्लैजिला नहीं मौजूद, दिखने में डाइनोफ्लैजिलेट जैसा दिखता है। अरे मैं तुम लोगों को हिंट देता हूँ, ये जिस फंजाई में पाए जाते हैं वो फंजाई डिजीज फैलाने का काम करती है, और वो एक तरह से कौन ड्यूटेरोमाइसीटीज। अरे मैं फंगस का नाम बताता हूँ ना, फंगस का हिंट देता हूँ। वो वीट में एक डिजीज फैलाती है, वीट में, गेहूं में, वीट में एक डिजीज फैलाती है जिसमें वीट के जो ग्रेन्स होते हैं पूरे के पूरे प्लांट लगे रहते हैं, एकदम सही दिखता है, और जो ग्रेन्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और ये स्पोर्स उसमें क्या करते हैं कि जब वीट में हो जाते हैं तो पूरी वीट की फसल खराब कर देते हैं, है ना, गेहूं की पूरी फसल खराब कर देते हैं। उसके बाद ये स्पोर जब होते हैं, गेहूं काटने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होते हैं, ये स्पोर्स गिर जाते हैं मिट्टी में, और मिट्टी में गिरने के बाद सॉइल को भी कंटामिनेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्लोरेटिया सॉइल को कंटामिनेट कर देते हैं। आप बताओ कौन बताएगा? बोलो बोलो बोलो। एक फंजाई होती है, वो डिजीज फैलाती है, इट्स फैटल फॉर वीट प्लांट, है ना। जो गेहूं के जो प्लांट्स होते हैं उनको पूरे के डिस्ट्रॉय कर देती है, पूरी की पूरी फसल, किसानों की पूरी फसल बर्बाद कर देती है, ठीक है, वीट प्लांट में, है ना। एक वीट प्लांट में एक डिजीज होती है, उस डिजीज को हम लोग कहते हैं, इसने जवाब दिया था डाइनोफ्लैज जैसा, डिट्रोमाइसीडियट, ट्राइकोडर्मा। अच्छा, एसिडियोस्पोर्स और यूरिडोस्पोर्स, देखो चलो बताता हूँ। वीट के प्लांट में एक डिजीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक रस्ट। उसमें क्या होता है, मैंने बताया ना कि काले का ब्लैक रस्ट बोलते हैं। पुस्सीनिया सर। अरे बहुत बढ़िया, शाबाश लड़के, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ये पाए जाते हैं। पक्सीनिया ग्रैमिनिस एक फंजाई है, पैक्सीनिया ग्रैमिनिस फंजाई वीट और बार्ले ये दोनों को अफेक्ट करती है। वीट और बार्ले में ब्लैक रस्ट फैलाती है। तीनों तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन सिंगल फंजाई में हो जाता है। नोट कर लो आप लोग, फिर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक और और याद रखेंगे डाई न्यूक्लिएट, इसको हमेशा याद रखेंगे कि बाई न्यूक्लिएटेड स्पोर या डाइकैरियोटिक स्पोर कौन कौन से होते हैं। सर आपने लास्ट में क्या बोला कि वो एक साथ फॉर्म हो जाते हैं, क्या बोला आपने? मतलब ये जो फंजाई की जो लाइफ साइकिल है ना, ये तीनों स्पोर बनते हैं पक्सीनिया में। पक्सीनिया ग्रैमिनिस जो है फंजाई है, इसमें तीनों ही तरह की स्टेजेस आती हैं, ओके तो ये तीनों स्पोर बन जाते हैं, ठीक है। टेलुरो भी बनते हैं, यूरिडो भी बनते हैं, और एसिडियो भी बनते हैं। यूरेडियो सर, वो यूरेडियोस्पोर ड्यूटेरोमाइसीटी यूरेडिनेल्स में बनता नहीं सर? हाँ, ड्यूटेरोमाइसीटीज में भी बनते हैं। और वो क्या बोलते हैं, यूरेडिनेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है ना सर? राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और ड्यूटेरोमाइसीटीज का फंजाई इम्परफेक्ट क्यों कहते हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई नहीं, ये ड्यूटेरोमाइसीटीज को फंजाई इम्परफेक्टा ही बोलते हैं। इसकी परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज पता ही नहीं है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है। पर ठीक क्लास है, यूरेडिनेल्स में तो होता है ना सर? तो क्लास यूरेडिनेल्स यूरिडेसी, यूरेडिनेल्स हाँ यूरिडिनेल्स में पाया जाता है, लेकिन फंजाई परफेक्टाई तो यूरिडेसी थोड़ा ना, वो तो ड्यूटेरोमाइसीटीज है। अच्छा नोट करो, they are meant for multiplying, they are meant for multiplying डाइकैरियोटिक माइसीलियम। मतलब ये सब जब भी जर्मिनेट करेंगे ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। दे आर मेंट फॉर मल्टीप्लाइंग डाइकैरियोटिक माइसीलियम, therefore they are meant for dikaryotic mycelium, therefore they are themselves सर एक मिनट आप रिपीट कर देंगे? they are meant for multiplying dikaryotic mycelium, that's why सर माइसीलियम बोला ना आपने? जी mycelium, हाँ सर। mycelium, that's why they are therefore themselves डाइकैरियोटिक। ठीक है, तो स्पोर्स, सभी तरह के स्पोर्स ओवर हो गए, फंजाई के जो जनरल फीचर थे वो सब ओवर हो गए। अच्छा, मुझे लगता है कि काफी सारे लोग जब मैंने फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो नहीं थे, तो इट्स इजी, फिर भी मैं एक बार फंजाई का क्लासिफिकेशन सबको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, पहले टाइम हो गया है, टाइम कहाँ हो गया, कितना बजा, 7:42 हुआ अभी तो। मैत्री, टाइम करो, किस चीज का टाइम हो गया? ठीक है, देखो अच्छा, अरे सुनो, अरे पहले मेरी इधर बात सुनो, तुम लोग बात बाद में करना, ठीक है? हाँ, अभी टाइम बचा हुआ है, हाफ एन आवर है, बिल्कुल सही कह रही है, आमना सही कह रही है। ठीक है, अब देखो, मैं क्या कह रहा था आपसे कि जो नए बच्चे आए हैं ना, तो नए बच्चों ने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा, तो इस बार मैं फंजाई का क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना? राइट, सर तो सर फिर सर से सर हाँ बोलो, ये जी पहले जी। ना आपने लास्ट वाला पॉइंट ना मेरे को समझा दो एक बार। लास्ट वाला पॉइंट मैंने यही बोला कि जब जैसे ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? डाइकैरियोटिक भाई, वो अपना अगर यूनिन्यूक्लिएटेड स्पोर बनाएंगे तो फिर यूनिन्यूक्लिएटेड फंगस बन जाएगा। तो एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेगा? एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए डाइकैरियोटिक स्पोर बनाएगा, तो या तो एसिडियो स्पोर बनाएगा, यूरिडो स्पोर बनाएगा, टेलुरियो स्पोर बनाएगा। तो यही मैंने आपको बताया कि ये क्यों बनते हैं, तो इनका पर्पस क्या है। देयर पर्पस इज दे आर मेंट फॉर फॉर्मेशन लाइक प्रोपोगेशन ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये किसी भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम से ही बनेंगे, इसीलिए डाइकैरियोटिक होते हैं, और इनका पर्पस भी यही होता है कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम के प्रोपोगेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बने। ठीक है, ओके सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? सर वो चलो, टेल्यूरोस्पोर का आउटर कवरिंग का क्या नाम होता है इसके? क्या टेलुरियो स्पोर का? वो आउटर कवरिंग है ना दोनों स्पोर का? इनके सबके जो आउटर स्पोर है सेल वॉल की मेम्ब्रेन बनी होती है ये, बट दे आर जस्ट सेल वॉल, है ना? और जब प्रोपगेशन करना होता है तब ये रप्चर हो जाता है सर? रप्चर हो जाती है और उसी से जर्मिनेट होकर के, है ना, ठीक है, बाहर ओके। निकल जाएंगे। ठीक है, नए लोग बताओ भाई, आयुष, हम्पी, अलीना और देवांशी कम बोलती है, क्या बात है भाई? परहीन, हुदा, इमा, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सारा शी इज न्यू आई थिंक। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेना, अगर आपको कोई मुझसे सब डरते हैं, नहीं भाई, मैं आई एम नॉट हॉरिबल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, शक्ल ठीक ठाक है मेरी, मैं मतलब जेंटल आदमी हूँ भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं कभी बच्चों को मारता डांटता भी नहीं हूँ, छोटे बच्चों को नहीं मारता हूँ, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं, एकदम खुल के पूछो, ठीक है? आई एम नॉट डेविल, है तो एकदम बिंदास होके आप मेरे से पूछ सकते हैं,
ठीक है सभी लोग। तो क्या बात है, नए नए लोग डरते हैं क्या, ऐसा कुछ है क्या? नो सर। अच्छा नहीं है ठीक है, तो एकदम बिल्कुल बिंदास होके पूछिएगा। अभी घर जाके फिर से पढ़ लेना, घर पे आराम से बैठ के पढ़ लेना। इनकेस अगर बाद में भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं बाद में भी बता दूंगा, ठीक है। बट हाँ ऐसा जबरदस्ती में हाँ 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 मत बोलना, ठीक है ना। जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, नहीं नहीं सर समझ में आ गया, ठीक है। एकदम बिंदास होके पूछो। अब बस इधर से जाओ तो पूरा सीख के जाओ, ठीक है। मेरा बस हाँ बोल दिया करो अगर नहीं डरते हो, ठीक है, सही कह रही है लड़की। चलो अच्छा, तो अब आगे चलते हैं। हाँ तो जो लोग नए लोग हैं, पुराने लोगों को मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका हूं, जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, तो मैं क्लासिफिकेशन हाँ नए लोग अभी कम बोलते हैं, थोड़े दिन बाद फिर ये लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तुम लोग की तरह डिबेट में, ठीक है। तो देखो समझो भाई लोगों, पहले तो फंजाई को हम जो फंजाई हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग किंगडम कर रहे हैं फंजाई, ठीक है। हमने कई सारे चैप्टर कर लिए। तो देखिए हमारा किंगडम है फंजाई, किंगडम फंजाई, ठीक है। अब जो हमारा किंगडम फंजाई है, इस फंजाई किंगडम को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब कितने सारे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फंजाई को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फंजाई को पहले हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अब वो दोनों पार्ट कौन से हैं, पढ़ो 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 भाई, पहले इसे समझ लो, फिर मैं आप लोगों के मैसेज देखूंगा, ठीक है, वरना मैसेज मुझे पढ़ने पड़ते हैं। ठीक, अब देखो फंजाई को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने ये बोला। किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं मैं वो भी बताऊंगा, और ये किसका क्लासिफिकेशन है मैं वो बात भी बताऊंगा। तो सबसे पहला क्या है कि जो फर्स्ट क्लास है, पहले वो फंजाई को हम रखते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनके बारे में हमें पता नहीं। कुछ ऐसे भी फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल स्टेज नहीं पता है ना। तो दोस्त फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अननोन, ठीक है ना। वो फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, ठीक है। दूसरे उन फंजाई को रखते हैं जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, ठीक है। दूसरे वो फंजाई हैं जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन। ऐसी कुछ फंजाई हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज पाई ही नहीं जाती। अब वो फंजाई कम डेवलप्ड है, इसीलिए उन फंजाई को हम लोग कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। याद रखिए, फंजाई इम्परफेक्टाई। वो जो 20 क्वेश्चन आएंगे ना आपके, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, फंजाई इम्परफेक्टाई किसको बोलते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे, नहीं 11th वालों को 20 क्वेश्चन मिल रहे तुम्हारे, आते हैं ना तुम लोगों के बोर्ड में, तुम लोग स्कूल में 20 क्वेश्चन, 70 में 20 क्वेश्चन तो 1 मार्कर नहीं होंगे, 1 मार्कर आते नहीं, आते हैं ना। हाँ तो उनमें यही क्वेश्चन तो पूछे आते हैं कि फंजाई, वो नीट टाइप के ही क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है, कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसको बोलते हैं। तो देखो हमने क्या किया कि वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, तो हमने कहा कि ये फंजाई इम्परफेक्ट है, इनमें फंजाई के पूरे कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं, इसीलिए उनके लिए हमने टर्म यूज किया फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई को हम जिस क्लास में रखते हैं उस क्लास को हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। तो पहला क्लास ड्यूटेरोमाइसीटीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, वो सब फंजाई जिनकी सेक्सुअल स्टेज पता है हमें, है ना, उन सब फंजाई को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो इधर तुम लोग बातें कर रहे हो आपस में, देखो फर्दर हम फिर से इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिनमें सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है जिन फंजाई में। अब उनमें से पहले, अब हम क्या करते हैं, मैं पूरी बातें आपको समझा चुका हूं, समझते जाओ, मैसेज बाद में करना भाई, वरना बार बार मुझे मैसेज पढ़ने पड़ते हैं। अब देखो माइसीलियम जिनमें एसेप्टेट होते हैं, तो
एसेप्टेट माइसीलियम। तो हमने वो सभी फंजाई जिनमें सेक्सुअल स्टेज पाई जाती है उनको हम दो पार्ट में बनाए। पहले वो जिनके माइसीलियम एसेप्टेट होते हैं, दूसरे वो जिनमें माइसीलियम सेप्टेट होते हैं। माइसीलियम सेप्टेट, है ना। अब एसेप्टेट जो माइसीलियम होते हैं उनको हमने क्या कहा, आप समझिएगा बात को। सेक्सुअल ऐसी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पाया जाता है लेकिन उनके माइसीलियम के बीच में सेप्टा नहीं पाए जाते, एसेप्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो लोग सिनोसिटिक कंडीशन जिनमें पाई जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, इस तरह के फंजाई, है ना। उन सभी फंजाई को हमने कहा उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और एसेप्टेट फंजाई का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फाइकोमाइकोटा। फाइकोमाइकोटा, है ना। तो फाइकोमाइकोटा ग्रुप में रखा। हमने कहा कि वो सब फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मौजूद, तो सबसे अनडेवलप्ड कौन हुए? ड्यूटेरोमाइसीट्स। हमने बोला ये तो फंजाई, ये तो परफेक्ट फंजाई ही नहीं है, इसलिए इनको सबसे पहले नीचे रखा जाएगा। उससे ऊपर हमने उनको रखा जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मौजूद है लेकिन उनमें माइसीलियम का फॉर्मेशन, सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मैंने पहले आपको बता दिया था कि ये क्या है, ये अनडेवलपमेंट का एक सिंबल है, या अनडेवलपमेंट का एक फीचर है ना। तो ऐसी फंजाइज को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लोअर फंजाई, मतलब अनडेवलप्ड है, लोअर फंजाई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोअर फंजाई को किस पे रखा गया है, तो लोअर फंजाई को फाइकोमाइकोटा में रखा गया। अब फर्दर फाइकोमाइकोटा को भी हम अलग आगे डिवाइड करेंगे। अब हमने कहा कि वो सब फंजाई जिनमें माइसीलियम सेप्टेट है, मतलब कैसे? ऐसे हर न्यूक्लियस और सेल के बीच में सेप्टा मौजूद है, तो ये सेप्टेट फंजाई हो गए। तो फर्दर सेप्टेट फंजाई को भी हमने एक ग्रुप में रखा। सेप्टेट फंजाई को जिस ग्रुप में रखा उसे हम कहते हैं यूमाइकोटा। यूमाइकोटा, ठीक है। यूमाइकोटा, अब ये कौन है? ये हायर फंजाई, ठीक है। तो देखिए हमने फंजाई को एवोल्यूशन के बेसिस पे रखा। सबसे पहले कम डेवलपमेंट, सबसे अनडेवलप्ड फंजाई ड्यूटेरोमाइसीट्स, दूसरे नंबर पर आए, फिर हमने फाइकोमाइकोटा बनाया और यूमाइकोटा बनाया। ये ग्रुप है, ये क्लास नहीं है। अब फर्दर अब हमने एसेप्टेट फंजाई को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। किस बेसिस पे? रिप्रोडक्शन की बेसिस, है ना। तो कैसे डिवाइड करेंगे अब ये देखते हैं। तो हम दोनों को दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब देखो हमने कहा कि वो फंजाई जिनमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है ना, ऊगैमी होती है। हम सब चीजें पढ़ चुके हैं कि ऊगैमी क्या होती है, आइसोगैमी क्या होती है, एनाइसोगैमी। तो जिनमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है या ऊगैमी होती है, उनको हमने क्लास में रखा और उस क्लास को हमने कहा ऊमाइसीट्स। तो ऊमाइसीट्स एक लोअर फंजाई है जो कि फाइकोमाइकोटा ग्रुप की फंजाई है ना। ऊमाइसीट्स वो फंजाई है जिनमें ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है। तो ऊगैमस फंजाई, ठीक है। अब हमने कहा इसके बाद दूसरे वो क्लास है, तो दूसरी क्लास थी ऊमाइसीट्स। तीसरी जो हमारी थर्ड क्लास है ना, थर्ड वाली क्लास, तो थर्ड क्लास पे हमने उस उन फंजाई को रखा जिनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है ना। तो जिनमें कॉन्जुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उनको हमने कहा जाइगोमाइसीट्स। इसीलिए जाइगोमाइसीट्स को, तो तीसरा क्लास हमारा जाइगोमाइसीट्स है। जाइगोमाइसीट्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं। कॉन्जुगेशन फंजाई, कॉन्जुगेशन फंजाई जाइगोमाइसीट्स। अब आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या है? एस्कोमाइसीट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एस्कस बताया है ना, तो एस्कोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स वो फंजाई हैं जिनमें एस्कस का फॉर्मेशन होता है, और एस्कस बनता है सैक लाइक, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सैक फंजाई भी बोलते हैं, है ना। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोरे जैसा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एस्कस का फॉर्मेशन होता है ना। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेसिडियोस्पोर, थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो हमने
बेसिडियोमाइसिटीज, इसको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लास का नाम मैंने बताया भी था कि बेसिडियोमाइसिटीज इसलिए बोलते हैं, इसको हम क्लब फंजाई बोलते हैं। क्यों भाई क्लब फंजाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन एक क्लब शेप स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेसिडियोफोर बोलते हैं, है ना। तो बेसिडियोमाइसिटीज हो गया आपकी। अब देखिए फंजाई को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया, 4 क्लासेस में डिवाइड किया। जो हमारा सबसे पहला वाला क्लास था, ठीक है, उस पहले वाले क्लास को हमने बोला ड्यूटेरोमाइसिटीज, ये हमारा फर्स्ट क्लास था। दूसरा वाला जो क्लास है उसको हमने ओमाइसिटीज बोला। थर्ड क्लास जाइगोमाइसिटीज, फोर्थ क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड द फिफ्थ वन इज बेसिडियोमाइसिटीज। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए, और अगर नहीं डाउट है जी 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 सर बताइए। मेरे को एक क्वेश्चन था हाँ बताइए। सर। एमेटॉक्सिन्स क्या होते हैं? क्या 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 फिर से बताना। सर एमेटॉक्सिन्स। एमाटॉक्सिन्स, ए एम स्पेलिंग बताना, AMA। यस सर, AMA। सर फंजाई से ही है, फंजाई का ही कुछ होते हैं वो। कुछ और तो नहीं बोलते यार, स्पंजाई में टॉक्सिन्स होते हैं, ये मुझे पता है ना। और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो कुछ यूरिडोमाइसिटीज के फंजाई हैं जो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा किसी ने पूछा दोनों न्यूक्लियस डिप्लॉयड डाइकोरियोन स्टेज में, नहीं नहीं आमना ऐसा नहीं होता। डाइकोरियोटिक स्टेज में डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं बोलते, वो जाइगोट का फॉर्मेशन सीधे हो जाएगा फिर। एमाटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन्स कुछ फंजाई में निकलते तो हैं। एमाटॉक्सिन्स होते हैं। सर एक और था, बताओ। सर वैली फीवर क्या होता है? वैली फीवर फंजाई में? हाँ फंजाई सर। होता है वैली फीवर, बताता हूँ मेरे को। लेकिन एमाटॉक्सिन, अब एमाटॉक्सिन का और कुछ तो नहीं लिखा था? नहीं सर, बस इतना पता था मुझे कि वो कुछ फंजाई में होते हैं एमाटॉक्सिन और उनकी वजह से डेथ हो सकती है। ये क्या बोलते हैं वैली फीवर में? तो क्या होता है कि जैसे देखो क्या होता क्या है, समझो मैत्री, जो माउंटेनियस एरिया होते हैं ना उनमें जो लीचिंग की प्रोसेस पड़ी है, लीचिंग नहीं सर। नहीं पड़ी? लीचिंग अच्छा नहीं पड़ी। अच्छा हाँ सिंपल सी बात, चलो थोड़ी सी और इजी वे में समझाता हूँ कि जैसे ये आपने देखा होगा कि अगर टेम्परेचर कम हो तो चीजें रॉट कम होती, सड़ती कम है। जैसे Yes, सिंपल सी बात है, अभी क्या है थोड़ा सा बरसात का मौसम है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो देखो नालियों में चीजें सड़ रही हैं, बदबू ज्यादा आ रही है। आपने खाना रखा, खाना जल्दी सड़ जाएगा। लेकिन जब सर्दियां आ जाएंगी तो आप देखोगे खाना 6-7 घंटे तक नहीं सड़ता है, 10 घंटे भी कौन ना सड़े, है ना। तो माउंटेन्स में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से जो रॉटन लीव्स होती हैं, रॉटन ग्रासेस होती हैं, वो एक लंबे समय तक धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती हैं। उनके ऊपर बहुत सारे फंगस के स्पोर इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब वो करते क्या है, वो इनहेल कर लिए जाते हैं। जो लोग माउंटेनियस लोग होते हैं तो उस सॉइल में मौजूद होते हैं, वो उनके नाक के थ्रू चढ़ जाते हैं और वो एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसको आप वैली फीवर कहते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, दिस इज अ काइंड ऑफ एलर्जी, समझ गए। और इसे ये लंग्स डिजीज फैलाते हैं। लेकिन एमाटॉक्सिन कहाँ पे पढ़ा था बताओ? वैली फीवर समझ में आ गया मैत्री? हेलो आगे मैत्री, आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ, एग्जिट कर गई क्या? नेट चला गया लगता है मैत्री का। नेट गया क्या मैत्री? फंजाई नहीं आमना, अभी तो बेटा आप ये पढ़ोगे नहीं, ये जितने सारे क्लासेस मैंने बताए तो पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा एक एक बात और बताओ, क्या मैं बोला था, हाँ जो जितने सारे लोग हैं सबने क्लासिफिकेशन नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? पक्का? यस सर। ठीक है गुड, ठीक है तो अब आगे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। होप सबने नोट कर लिया, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, सबसे पहला जो हमारा फंजाई जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग ओमाइसिटीज से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओमाइसिटीज से मैं, हाँ अच्छा मैत्री के लिए रुक जाओ, कहाँ चली गई? मुझे लगता है उसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, उसको
वो रिज्वाइन किया उसने? नहीं रिज्वाइन किया। सर सॉरी, मैं आउट हो गई थी, आप प्लीज हाँ मैं वही आपका ही वेट कर रहा था। नहीं आपके हम लोग वेट कर रहे थे। ठीक है, योर योर फ्रेंड्स आर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने बोला मैत्री के लिए रुक जाओ सर। ठीक है, तो मैं रुक गया। ओके सर हाँ, मेरा क्वेश्चन वैली फीवर आप समझा रहे थे। अब वो वैली फीवर मैंने बताया था कि वैली में रोटिंग थोड़ा स्लो हो जाती है, जिससे क्या होता है ऊपर रोटन मटेरियल का, ग्रास का, ट्विंग्स का, उसका एक डिग्रेडेड या यूं कहें कि डिकम्पोज मैटर इकट्ठा हो जाता है, जिसके ऊपर फंगस के बहुत सारे स्पोर पैदा हो जाते हैं। वो फंगस के जो स्पोर होते हैं वो लोगों के नाक के थ्रू चले जाते हैं लंग्स में, जिससे कि जो लोग वहां पे रहते हैं उनको फीवर आ जाता है, एलर्जी हो जाती है। इट्स अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एलर्जी, है ना। इसको हम लोग वैली फीवर कहते हैं। ठीक है, ये सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर, वो बताओ। हाइपोमाइसिटिस कौन सी ग्रुप होता है? कौन सा? हाइपोमाइसिटिस। हाइफोमाइसिस, देखो क्या है ना, मैत्री मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे टाइप के फंजाई के क्लासिफिकेशन हुए। ये जो मैं आपको अभी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, ये क्लासिफिकेशन फंजाई के बहुत सारे क्लासिफिकेशन। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग अगर आप पहले से बोलो कि बॉटनी में क्या है, दैट इज द फंगस, है ना। तो मैंने आपको ये जो बताया था, मैं बाकी लोगों को भी बता देता हूँ। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, ये मार्टिनीज का क्लासिफिकेशन है, मार्टिनीज क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो जो आप हाइफोमाइसिटिस बोल रहे हो ना, उन्होंने अलग बेसिस पे डिवाइड किया, तो उसमें आपको हाइफोमाइसिटिस भी आएगा और भी कई सारे तरह के फंगस के क्लासेस। उनका सबका अलग अलग क्लास के फॉर्म में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो दैट यस इज सर, डिफरेंट डिवीजन, दैट इज डिफरेंट डिवीजन। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा। और ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट है oomaisitis। अब एक एक करके हम लोग क्लास के कैरेक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े लिख लेंगे, ठीक है ना। ये आपको हेल्प करेगा और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, नोट्स अपने संभाल के रखिएगा, दिल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू नेक्स्ट ईयर, जिस समय आप लोग नीट देने जा रहे होंगे, है ना। बाकी स्कूल का पढ़ना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला है oomaisitis। ठीक है, oomaisitis। oomaisitis फंजाई में फर्टिलाइजेशन जो होता है, इनको हम oogamous फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अब आप समझ गए होंगे, oogamous फंजाई इनको कहा जाता है। ठीक है, अब देखो इनके कैरेक्टरिस्टिक आप नोट करना शुरू करो। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक नोट कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा इसका एग्जाम्पल कौन है oomaisitis का। इसका एक बहुत फेमस फंगस एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान। सुना है ना सबने? यस सर। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान किस चीज के लिए फेमस है? डिजीज फैलाता है। हाँ, डिजीज तो फैलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? बोलो मेरे भाई। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, देखो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान क्या है, ये लेट ब्लाइट डिजीज फैलाता है। लेट ब्लाइट डिजीज क्या होती है, जो पोटैटो का ट्यूबर होता है ना, आलू का ट्यूबर, ये सड़ जाता है। इसको आप टच करोगे ना तो चिपचिपा सा इसके ऊपर रॉट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये फंगस एक्चुअली इन्फेक्ट करता है इसके प्लांट को। तो पोटैटो में ये बीमारी फैलती है ना। पोटैटो में नोट कर लीजिएगा, पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज फैलाता है पोटैटो। ठीक है, अच्छा एक इसी के साथ में आपको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, फंगस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार क्या हुआ था, ग्रेट आयरिश फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है 1845 से लेकर के 1845 से लेकर के 47 के बीच में। ठीक है, आयरलैंड जानते हो आप लोग? आयरलैंड, यस सर। आयरलैंड वाले, आयरलैंड किसका पार्ट है? सर ग्रेट ब्रिटेन। राइट, एंड स्टिल दे वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, है ना। और आयरिश लोग जो ओरिजिनल लोग हैं, ब्रिटिश लोग तो ऐसे नकली टाइप के लोग हैं, है ना। आयरिश लोग वहां के ओरिजिनल लोग हैं। ठीक है, तो आयरिश लोग आज भी आयरलैंड की डिमांड करते हैं। तो आयरलैंड में 1845 और 47 के बीच में एक फेमाइन आ गई, जिसमें वहां की पॉपुलेशन 50% के आसपास रिड्यूस हो गई। एंड द रीजन बिहाइंड द ग्रेट फेमाइन वाज दिस फंगस फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, जिसने पूरे आयरलैंड की पोटैटो की जो ये थी एग्रीकल्चर थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसीलिए ये फंगस इतना इंपॉर्टेंट है। इसको हम लेट ब्लाइट डिजीज कहते हैं। इसकी खासियत क्या होती है इस फंगस में, इसमें जो लीव्स होती है ना आलू की, अगर कुछ लोगों ने प्लांट देखा होगा पोटैटो का, तो पोटैटो की ये जो लीव्स यस होती सर। हैं, इन लीव्स में छोटे छोटे व्हाइट कलर के ब्लिस्टर्स या स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
ठीक है। ये ब्लिस्टर व्हाइट कलर के पैचेस, तो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं और उस पे व्हाइट कलर के इस तरह के पैचेस पड़ जाते हैं। और लेकिन इसका जो इम्पैक्ट, मेन इम्पैक्ट पड़ता है, वो इम्पैक्ट पड़ता है जाकर के पोटैटो के ऊपर। एक और खास बात बताना चाहूंगा, ठीक है। ये जो पोटैटो होता है, पोटैटो की जो लीफ होती है ना, इस लीफ के जो हाइपोडर्मल पार्ट होता है, हाइपोडर्मिस बोले तो नीचे वाला जो पार्ट होता है, तो ये तो हो गई एपिडर्मल पार्ट है ना, ऊपर वाला ये एपिडर्मल वाला पार्ट, ये मेसोफिल सेल हो गई है ना, जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। ये इसका अपर एपिडर्मिस हो गया, और इसको पैलिसेड बोलते हैं। पैलिसेड लेयर के नीचे ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए। इसकी जो नीचे वाली पार्ट है, तो ये करते क्या है, ये डेवलप होते हैं लीव्स में, ऐसे फैलते हैं, लीव्स में डेवलप हो गए। ये हो गया इसका स्टोमेटा, है ना, यहाँ पर ये बहुत सारी पैरेन्काइमेटस सेल लीव्स की मौजूद है। अब ये फंजाई क्या करता है, ये फंगस ऐसे कुछ ग्रो करता है, यहाँ से अंदर लीव्स के अंदर ग्रो करता है, इस लीव से अपना न्यूट्रिशन लेता है ना, इसके अंदर इसका नेटवर्क माइसीलियम इस तरह से हाइफा इस तरह से फैला देता है, हाइफा और माइसीलियम चारों तरफ फैले हुए होते हैं, और ये पैरासाइट की तरफ इससे न्यूट्रिशन लेता है, और ये जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से निकल के बाहर आ जाता है एक पार्ट। मतलब ये पार्ट इसका कौन है, ये स्पोरेंजियोफोर है, और इसी स्पोरेंजियोफोर से ये बाहर की तरफ निकल आता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा से इसके माइसीलिया या हाइफा बाहर निकल आते हैं। हाइफा बाहर निकलने के बाद हर हाइफा की जो टिप होती है उसके ऊपर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर देते हैं, इस तरह से इसके ऊपर स्पोरेंजियम बना लेते हैं, और ये स्पोरेंजियम स्पोर बनते हैं। दिस इज स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम फट जाते हैं, स्पोर बनाते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे बाकी के जितने सारे एग्रीकल्चर प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये स्पोरेंजियोफोर हो गया। जी सर ये क्योर नहीं हो सकता, ये जो लेट ब्लाइट आपने लिखाया है? ना, रोका जाता है। इनकी मैंने बताया था ना, बहुत सारी वो होती हैं, मेडिसिन होती हैं जिनको भी स्प्रे कर देते हैं, तो माइसीलियम, हाँ कॉपर, वो कॉपर के कंपाउंड्स होते हैं, उनको स्प्रे कर दिया जाता है, माइसीलियम मर जाता है। लेकिन इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल काम, अगर एक बार लग गया खेत में, है ना, तो नुकसान तो काफी कर देता है, बट अगर इसको अर्ली स्टेज में इसको हम रोक सकते हैं। जब सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं तो फार्मर क्या करते हैं, इसके ऊपर वो मेडिसिन का छिड़काव कर देते हैं। लेकिन जब ग्रेट फेमाइन आई थी उस समय साइंस इतना डेवलप था ही नहीं। ये हम लोग बात कर रहे हैं, आप देखिए ना, 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना, 19वीं सेंचुरी की, ठीक है। नोट जी, इससे हॉस्टोरिया टाइप कह सकते हैं, एंडोपैरासाइट ना, हाँ, ये एंडोपैरासाइट ही है, हास्टोरिया ही बनाना, हास्टोरिया ही इसके अंदर जाता है। तो ये सेल्स होती हैं, है ना, और इन सेल्स के अंदर ये न्यूट्रिशन ऐसे लेते हैं। तो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, इन पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर ये क्या करते हैं, अपने हॉस्टोरिया को पेनिट्रेट कर देते हैं इस तरह से, और ये हॉस्टोरिया ही क्या करता है, न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है, और फिर ये अपना ग्रोथ करते हैं। सो इट्स ए पैरासिटिक, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान इज पैरासिटिक फंगस। नोट करो भाई लोगों, सबने कर लिया नोट? मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल होते हैं। ओके सर। एक और खास बात बताऊं, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के फिल्म के थ्रू होता है। तो देखो क्या होता है, सर्दियों में कोहरा पड़ता है, फ्रॉस्ट, है ना, फ्रॉस्ट पड़ता है, फॉग पड़ता है। फ्रॉस्ट और फॉग में नमी होती है, मॉइस्चर, उस मॉइस्चर की हेल्प से इनके जो स्पोर्स होते हैं, है ना, वो सॉरी जो गैमेट्स होते हैं वो तैर जाते हैं ना, स्विम कर जाते हैं, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। सर तो आपने बोला फ्रॉस्ट और फॉग ना? हाँ, तो ये तो मोस्टली क्या कहते हैं, ठंडी रीजन्स में पाए जाते होंगे, है ना? नहीं बेटा, आप एक बात देखो, आलू की खेती तभी होती है सर्दी के टाइम पे होती है। सर हर जगह सर्दी में स्मॉग होता है? हाँ, वो क्या ना, हाँ मैक्सिमम जगह जहां जहां पे विंटर्स होते हैं ना, वहां पे क्या होता है, इसको पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, तो पोटैटो के प्लांट को वाटर देते हैं, तो वाटर देते हैं। अब गर्मियों में क्या होता है, वाटर कंप्लीटली इवेपोरेट हो जाता है और सॉइल ड्राई हो जाती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो वाटर इवेपोरेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मॉइस्चर मिल जाती है इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए। सर आपने बोला था कि क्या कहते हैं, मोस्टली फंगस क्या कहते हैं टेम्परेचर ड्रॉप में नहीं, मतलब अगर होता है तो नहीं होती है। हाँ, वो फिर क्या करते हैं, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन कर देते हैं मोस्टली फंगस, टेम्परेचर अगर ड्रॉप हो गया। ओके सर। वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है इनके लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए नोट कीजिए आप,
इसके कैरेक्टरिस्टिक सबने नोट कर लिया, डायग्राम जरूर नोट कर लीजिएगा, फाइटोप्थोरा का नाम जरूर याद रखिएगा, ये ग्रेट आयरिश फेमाइन जो मैंने आपको बताया वो भी बिल्कुल याद रखिएगा। मैं आपको जो चीजें बताता हूँ सब इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। ये जो सेल के अंदर पेनिट्रेट हुआ है उसको क्या, उसको हम लोग आमना हॉस्टोरिया बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ। सेल के अंदर जो पेनिट्रेट होता है, न्यूट्रिशन ड्रॉ करने के लिए सेल के अंदर कोई सब स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को जो इस तरह का क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया, ठीक है, नोट करो भाई जी। सर फाइटोफोरा का तो फिर ये अनफेवरेबल नहीं फेवरेबल कंडीशन हुआ ना, क्योंकि ये हाँ, तो फाइटोप्थोरा के लिए राइट, इसके लिए हाँ फेवरेबल कंडीशन है ये ओके सर। पोटैटो को। हाँ, और ये इसीलिए देखो ना कि ये मैक्सिमम एक्चुअली पोटैटो जो ये है मतलब यूं कहूँ प्लांट है, वो ऐसी जगह का ही प्लांट है, उसका हैबिटेट ही ऐसा है और ठंडी जगह पे पाया जाता है। इसीलिए देखो यस हमने इंडिया में पोटैटो रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया है? शिमला। शिमला के ऊपर जगह कुफरी देखा है, कुफरी? नहीं सर। अच्छा, शिमला कभी जाओगे ना तो शिमला के जगह लोग कुफरी जाते हैं ऊपर की तरफ जहां बर्फ पड़ती है। कुफरी में पोटैटो रिसर्च सेंटर है इंडिया का, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसीलिए हमने ठंडी जगह पे बनाया, क्योंकि एक्चुअली जो पोटैटो आया है, पोटैटो एक्चुअली इंडिया में फ्रांस से आया हुआ है। सबसे पहले पोटैटो फ्रांस में नेपोलियन की आर्मी ने सर्च किया था कि पोटैटो जैसी कोई चीज होती है जिसको खाया जा सकता है, ठीक है। ओके, ठीक है, वेलकम अपना। चलो अब नोट करो, माइसीलियम इज सिनोसिटिक। सिनोसिटिक सब बता चुका हूं ना मैं। माइसीलियम इज सिनोसिटिक, अगर किसी को डाउट हो पूछ लेना। सिनोसिटिक दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इस तरह से जो लोग नए हैं उनको भी बताता हूं। सर मल्टी न्यूक्लिएट, मैं थोड़ा सा साफ सा लिख देता हूं। मैं इन लोगों को बता चुका हूं जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, और जो नए बच्चे उनको साथ साथ बताते चल रहा हूं। तो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक हाइफा के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती हैं, सो दैट इज मल्टी न्यूक्लिएट। तो मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा जो इस तरह के होते हैं इनको बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, है ना। तो इसका माइसीलियम सिनोसिटिक कंडीशन पाई जाती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल कंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेल वॉल कंटेन, इस फंगस की सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। नॉर्मली फंगस में क्या पाया जाता है? काइटिन, है ना, और इसमें क्या है? सेल्यूलोज। सेल वॉल कंटेन सेल्यूलोज। इन सम फंगस, मतलब कुछ ऊमाइसीलियस में, सम फंगस आल्सो कंटेन काइटिन, कुछ में काइटिन भी पाया जाता है। सम फंगस आल्सो कंटेन काइटिन। नेक्स्ट पॉइंट, asexual reproduction takes place through sporangia. So asexual reproduction Takes place through sporangia formation. Asexual reproduction takes place through sporangia formation. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, in aquatic condition, in aquatic, हाँ सर आपने एक टर्म दी थी ना जो फंजाई क्या कहते हैं अंडरग्राउंड होते हैं उसके लिए? सबटेरेनियन। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो नोट करेंगे, इन aquatic condition sporangia produces zoospore. In aquatic condition sporangia produces zoospore. तो प्रोड्यूसर की बात क्या है सर? जूस्पोर बताया था ना, जूस्पोर इन एक्वाटिक कंडीशन, मतलब जब वाटर, मैंने अभी बताया था ना, मॉइस्चर जब अवेलेबल होगी तो ये क्या बनाएंगे? जूस्पोर। मोटाइल स्पोर थे, याद आया, बताया था, जूस्पोर। इन एक्वाटिक कंडीशन sporangia produces zoospores, ठीक है। बट इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन
in terrestrial condition they produces conidia. So can you Coni- repeat this line again? Yeah, sure. In aquatic condition, sporangia produces zoospore, this one, and in terrestrial condition sporangia produces conidia. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, zoospores are biflagellate. And they contain heterocont, याद आया, heterocont flagella. बोलो भाई क्या था ये हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला? बता चुका हूं मैं, पुराने लोग बोले जल्दी से, पुराने बच्चे. सर जिसके दो फ्लैजिला हो, एक ऊपर की तरफ हो और एक नीचे की तरफ. ठीक है, अच्छा, हाँ डिफरेंट. और क्या खास बात होगी? जो छोटा वाला फ्लैजिला होगा कैसा होगा? जिसमें ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोनेमी बोलेंगे. इस फ्लैजिला को क्या बोलेंगे भाई? टेंसिल. हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश. इसको बोलेंगे टेंसिल. और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? व्हिप्लैश. हाँ राइट, वेरी गुड. किसने बताया भाई? कौन बता रहा था? आमना सर. आमना, अरे क्या बात है, गुड. ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश. ऐसे याद रखा करो. तो देखो हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला क्या होता है? ऐसे किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजिला पाए जाएं, दोनों डिफरेंट फ्लैजिला हो, या तो लेंथ में डिफरेंट हो या शेप में डिफरेंट हो. यहाँ पे लेंथ में भी डिफरेंट है और शेप में डिफरेंट है. ऐसे फ्लैजिला को हम हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं. तो इसके जो स्पोर्स होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है? इसमें हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब जिसमें दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं. एक फ्लैजिला जिसकी दीवारें या वॉल्स स्मूथ होती हैं, ऐसे फ्लैजिला को अपन वेपलेस बोलते हैं. And the second one, which have these hair-like structure, means जिनको माइक्रोनेमी बोलते हैं, in hair-like इस फ्लैजिला को अपन टेंसिल बोलते हैं. तो टेंसिल और विपलेस दो फ्लैजिला पाए जाते हैं. ये बाइफ्लैजिलेट है और हेट्रोकॉन्ट टाइप का फ्लैजिला हम इसको बोलते हैं. राइट, ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place through gametangial contact. Sexual reproduction takes place through gametangial contact, है ना. नेक्स्ट पॉइंट, sexual reproduction is oogamous. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? oomaicities, है ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, है ना. तो oogamous में मैंने बताया था oogamous कैसा होता है. oogamous में आप सभी लोग मौजूद थे, सबको मैंने बताया था. यहाँ पर जो oospore होगा, है ना, मतलब जो फीमेल पार्ट होगा जिसको हम oospore बोलेंगे, फीमेल स्पोर होगा, तो फीमेल गैमीट होगा उसको oospore बोलेंगे, बहुत बड़ा होगा. और oogamous में क्या होगा? जो मेल स्पर्म होगा ये बहुत छोटा होगा, है ना. तो दिस इज मेल गैमीट. तो मेल गैमीट बहुत छोटा होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा और बहुत लार्ज होगा. इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को oogamous बोलते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous हो गया, ठीक है. और एग्जांपल इसका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन, है ना. ठीक, तो ये था हमारा क्या? oomaicities. एग्जांपल क्या कहा आपने सर? ये ऊपर वाला जो पहले पढ़ाया आपको, स्टार्टिंग मैंने एग्जांपल ही पढ़ाया था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टोन. ठीक है, हाँ बताओ. क्या बोला था आपने?
oogamous, oogamous, हाँ oogamous. गैमी तो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का पार्ट है. oogamis प्लेनोगैमेटिक, हाँ हाँ प्लेनोगैमेटिक, हाँ बिल्कुल प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन का पार्ट है. अच्छा, ये आप ये पूछ रहे हो कि ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट की तरह होगा, है ना? हाँ देखो इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, सही कह रही है अंगना, ठीक है. देखो तो oosphere यहाँ पे एक ये बड़ा सा होगा, है ना, और दूसरा क्या है गैमेटेंजियल, रुको सही कह रही है, ऐसे ऐसे नोट कर लो. तो बड़ा सा एक oosphere होगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट में दूसरा तो मेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो. आमना ये कह रही थी ना, गैमेटेंजियल कांटेक्ट पे हमने पढ़ा था कि मेल गैमेट मेल पार्ट एंथेरिडियम होगा और ये फीमेल पार्ट oosphere होगा, है ना. तो फीमेल काफी बड़ा होगा और मेल छोटा होगा, इस तरह से, ठीक है. तो मेल अपना, है ना, इसलिए मैंने आपको टाइप्स ऑफ इसको पढ़ा दिया था. गुड, ठीक. तो ये था हमारा ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टॉन. इसमें एक काम करो आप लोग, अगर आप याद कर सको तो एक दो एग्जांपल नीट की वजह से और लिख लो. एक बहुत इंपॉर्टेंट और भी डिजीज है, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट रस्ट. बता सकता है कोई? पढ़ा है किसी ने? किसमें होती है व्हाइट रस्ट? व्हाइट रस्ट मैंने आपको ब्लैक रस्ट थोड़ी देर पहले बताया. मैंने बोला ब्लैक रस्ट वीट में होती है, और ब्लैक रस्ट डिजीज में वीट का जो ग्रेन्स होता है वो ब्लैक हो जाता है. तो ब्लैक रस्ट जो कॉज होती है वो कॉज हो रही थी किससे? पक्सीनिया ग्रैमिनिस से. यहाँ पे व्हाइट रस्ट जो होती है ये क्रूसीफर्स में होती है. क्रूसीफेरी फैमिली के जितने मेंबर होते हैं. अब क्रूसीफर्स कौन होते हैं? क्रूसीफर्स बोले तो मस्टर्ड का जैसे प्लांट होता है, तो मस्टर्ड क्रूसीफर्स फैमिली के में आता है. तो मस्टर्ड, है ना, तो मस्टर्ड जिसमें आता है उसको क्रूसीफेरी फैमिली बोलते हैं. तो मस्टर्ड में इसमें एक व्हाइट रस्ट डिजीज होती है. व्हाइट रस्ट डिजीज को कॉज करने वाला जो फंगस है उसका नाम है अल्ब्यूगो कैंडिडा. अल्ब्यूगो कैंडिडा. इतना आपको याद रखना है कि व्हाइट रस्ट जो होती है वो मस्टर्ड में होती है ना, और इसको कॉज करने वाला जो फंगस है अल्ब्यूगो कैंडिडा है, और वो भी इसी oomaइसीटीज का मेंबर है. मतलब कुल मिलाकर के oomaइसीटीज के मैक्सिमम मेंबर डिजीज कॉजिंग एजेंट है. वो डिजीज फैलाते हैं, वो भी प्लांट में डिजीज फैलाते हैं, ठीक है. व्हाइट रस्ट होती है क्रूसीफर्स में. हाँ जी सर, लेकिन ये तो मेटल्स में भी होती है ना? किसमें? सर मैंने सुना जिंक ऑक्साइड्स और उसमें होती है. वो पता क्या, वो मतलब उसको वो एक्चुअल में रस्ट है. हाँ देखो, रस्ट का मतलब ही होता है कि ईटिंग समथिंग, है ना. तो यहाँ पर इसको हम रस्ट नहीं कहते, मतलब रस्ट को हमने कंपेयर किया रस्ट से. ये रस्टिंग वो रस्टिंग अलग अलग चीज है. दैट इज केमिकल प्रोसेस, दिस इज बायोलॉजिकल प्रोसेस. जैसे सर आपने वो क्या लिखा है, क्रूसीफर्स? हाँ क्रूसीफर्स. तो मस्टर्ड जो है ना, मस्टर्ड जिस फैमिली का मेंबर है वो उसको हम क्रूसीफेरी बोलते हैं. फैमिलीज वगैरह आपने अभी नहीं पढ़ी होंगी, फैमिलीज है, हम लोग टेक्सोनॉमी में पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है ना. तो यहीं तक रखते हैं, राइट. हाँ जी बताइए. वर्ड क्या है? अल बी ए है कि यू है? ALBUGO, अल्ब्यूगो कैंडिडा. ALBUGO, अल्ब्यूगो कैंडिडा. हाँ टाइम खास पे, हाँ टाइम होने वाला है, तभी यहीं से वाइंड अप करते हैं. और अभी जिसको डाउट हो वो डाउट पूछ लीजिए. आई नो खास पे इस समय कुछ सारे बच्चों को भूख लगने लगती है. हाँ बताओ. सर आपने ट्राइकोडर्म कौन सी वाले उसमें लिखाया था? ट्राइकोडर्म एग्जांपल? हाँ सर, वो वीट वाली डिजीज का. पक्सीनिया ग्रैमिनिस. सर उससे पहले आपने पहले भी डिस्कस कर चुका है वो वीट वाला. वीट पक्सीनिया ग्रैमिनिस की बात कर रहे हो ना, जो वीट ब्लैक रस्ट की बात कर रहे हैं, ब्लैक रस्ट की? नहीं सर, वो तो आपने इस क्लास में बताया. आपने बहुत पहले वाली क्लासेस में बता चुका है कि एक पहले वाली क्लास जो हुई थी इसमें वीट के बारे में कौन सी डिजीज फैलाता है. वो अंडरग्राउंड वाला, अंडरग्राउंड टाइप ऑफ फंजाई. वो अंडरग्राउंड फंजाई वीट. अच्छा वो मैं स्क्लोरेटिया वगैरह आपको बता रहा था, वो तो वेजिटेटिव बॉडी थी. स्क्लोरेटिया की बात करो, राइजोमॉर्फ स्क्लोरेटिया. हाँ वो अंडरग्राउंड, वो वेजिटेटिव बॉडी थी, वेजिटेटिव बॉडीज, ठीक है. किसी को डाउट, और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट प्लीज पूछिए.
बैकअप, अच्छा बैकअप का मैसेज नहीं आता है, आएगा बैकअप का मैसेज। आज ही मेरी उनसे बात हुई थी, है ना, निष्कर्ष जी से बात हुई थी। तो निष्कर्ष सर को मैंने बोल दिया कि भाई बच्चों को बैकअप क्लास चाहिए, तो उन्होंने भी बताया कि बैकअप क्लास चाहिए। तो बैकअप क्लास का मैसेज आएगा, बैकअप क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे, है ना। और नए वाले बच्चे बताएं अगर कोई दिक्कत हो, बैकअप क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे। और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपको हर तरह का सपोर्ट हमारे एंड से मिलता रहेगा, ठीक है। जैसे टेस्ट फेस्ट अगर किसी के कुछ आने वाले होंगे तो हम उसमें भी हेल्प करेंगे, ठीक है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं मैनेज करूंगा, ठीक है। आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा एक्स्ट्रा टाइम, मैं भी मैनेज करूंगा। तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमारे जो क्लास का टाइमिंग चल रहा है यही चलता रहे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा फोकस, मेरा जो पर्टिकुलरली मोटो है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जितनी हेल्प हो सकेगी मैं करूंगा अपने एंड पे, ठीक है ना। सर थैंक यू सो मच अन्ना। हाँ जी सर बैकअप फर्स्ट चैप्टर से मिलेगा कि सेकंड चैप्टर का? देखो, जिसका फर्स्ट छूट गया उसको अलग से फर्स्ट चैप्टर का भी बैकअप दे दूंगा। हालांकि मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे आए होंगे, जैसे 2-4 अभी आप लोगों के साथ में और जुड़ेंगे नए, है ना, तो उनको तो उनको सबको मिला करके, जो आपके बाद आए होंगे और आप आए होंगे, है ना, तो आपको मिला करके, जैसे आप नए हो, है ना अलीना, और फरहीन नहीं है, और ये सारा को मैंने, सारा डिड यू गॉट व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड टुडे? Yes, sir. पक्का ना? ठीक है। Yes, sir. तो So, जो but yeah, आप sir, that's my first class. ओके, तो अभी समझ में आया, है ना। हालांकि वी आर डीलिंग विद वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स चैप्टर, तो थोड़ा सा यू माइट बी अनकंफर्टेबल, हो सकता है कि ऐसा हो, है ना। तो अभी लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझ में आएगा, है ना। Okay, thank you, sir. ठीक है ना, वेलकम। तो हम लोग जो जितने सारे नए बच्चे हैं इनके लिए फर्स्ट चैप्टर के भी बैकअप लेंगे, और जो हमारे बाकी पुराने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो बैकअप चल रहा है वो बैकअप क्लास एज यूजुअल चलती रहेगी, ठीक है। तो छूटने कोई नहीं पाएगी, हेडिंग आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। ओके सर। सो वाइंड अप किया जाए, कोई डाउट नहीं? यस। ठीक है। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय सर। Bye, sir. बाय, थैंक यू सर, बाय सर। बाय, गुड नाइट, बाय, खास पे बाय।